हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक पक्ष या इसको हानि भी कह सकते हैं। कल हमने लाभ पढ़े थे बहुत डिटेल से और आज पढ़ते हैं गठबंधन की राजनीति का नकारात्मक पक्ष। जितने भी, चाहे लिबर्टी पढ़ी हो, चाहे सिमिलरिटी पढ़ी हो, चाहे कंट्रीब्यूशन हो, कहीं से भी अलायंस की अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमेशा हर जगह हमें देखने को मिलता है। अलायंस गवर्नमेंट स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। जैसे अटल जी की सरकार एक वोट के कारण गिर जाती है। अटल जी 13 दिन की सरकार चला पाते हैं। कर्नाटक में हमने बहुत सारे नाटक देखे हैं, पश्चिमी बंगाल में बहुत सारे नाटक देखे हैं, पंजाब तो गठबंधन के दौर का एक बड़ा कड़वा इतिहास रहा है। 4 बार राजस्थान में गठबंधन का इतिहास रहा है और फिर उस 4 बार आपातकाल का इतिहास रहा है। तो बहुत सारे गठबंधन के कारण इश्यूज हमेशा बने रहे हैं। तो इसका नकारात्मक पक्ष क्या क्या है, एक एक करके हम डिटेल से देखते हैं। 2 बातें हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए। नंबर 1, गठबंधन यदि किसी दल के पूर्ण बहुमत होने के बावजूद यदि आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी गठबंधन में है, बीजेपी एनडीए का सबसे बड़ा दल है और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में गठबंधन कर रही है, तो ऐसी सरकार हमेशा स्थिर होती है, सरकार पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो ये भी गठबंधन का उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो यूपीए गवर्नमेंट, आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी जो पश्चिमी बंगाल की सीएम साहिबा हैं, इन्होंने प्रेशर बनाया मनमोहन सिंह जी पर रेल मिनिस्टर को बदलने के लिए और रेलवे की सारी सुविधाएं, रेल बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल जाएंगी, किराया एडजस्ट करने के लिए प्रेशर बनाया, बहुत सारे इश्यूज उन्होंने क्रिएट किए और हर हाल में मनमोहन सिंह जी को मानना ही पड़ा। तो गठबंधन दोनों प्रकार के हमें समझ में आनी चाहिए। वे गठबंधन जिसमें सरकार पूरे बहुमत के साथ है फिर भी गठबंधन है, वो प्रेशर में नहीं आएगा गठबंधन। लेकिन यदि सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है और फिर गठबंधन है तो उसमें एडजस्टमेंट होना ही होना है। नकारात्मक पक्ष देखें, अस्थायी सरकार का निर्माण। अब यहां पर एक मैंने आपको जो दूसरा वाला गठबंधन बताया वो मैं आपको यहां स्पष्ट करके और बता देता हूं। मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी 2004 से 14 तक, यूपीए गवर्नमेंट, तो हमें स्पष्ट है कि यूपीए गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग मिलकर शामिल थे। जैसे अटल जी के टाइम भी बहुत सारे लोग मिलकर शामिल थे। यूपीए गवर्नमेंट का अगर हम पूरा कार्यकाल देखें तो इसमें भी एडजस्टमेंट चलता ही रहा, कुछ दल अंदर कुछ दल बाहर, कभी कोई मंत्री को बदला जा रहा है, कभी कोई निर्णय वापस लिया जा रहा है, कभी अध्यादेश लाने जैसी बात तो कभी हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार कठोर निर्णय नहीं ले सकती है। अस्थायी सरकार यहां इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कब सरकार गिर जाए इसमें किसी को कोई पता नहीं होता। दूसरा उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई साहब की। पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व बनी? मोरारजी देसाई साहब के नेतृत्व में बनी। अब यहां क्या होता है कि सारे विपक्षी एकजुट थे। इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह जी और जिनकी लगभग 3 माह ही सरकार चली और संसद में इन्होंने कभी भी कदम नहीं रखा। अब यहां इनको समर्थन दिया था कांग्रेस ने। ये जनता दल की सरकार थी। ये जनता दल की सरकार 18 महीने रही है और 18 महीने के बाद कांग्रेस के लोगों ने किसको समर्थन दिया? चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन दिया और केवल कितने महीने में वापस ले लिया? 3 महीने में ही वापस ले लिया। जब समर्थन देना ही था तो लेने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब क्या हुआ? अस्थायी सरकार है, जब तक आम सहमति बनी हुई है, जब तक अपने उद्देश्य पूरे हो रहे हैं तब तक ये सरकार चलती है। जिस दिन उद्देश्य पूरे नहीं हुए, जिस दिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यानी कि सब एडजस्ट करके चल रहे हैं, एक दूसरे की बात मान रहे हैं, किसी बात पर कोई टकराव नहीं है। जिस दिन टकराव हो गया उसी दिन ये सरकार गिर जाती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। ये उदाहरण क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें आई के गुजराल साहब 1996 से लेकर 1998 तक हमने 3 प्रधानमंत्री देखे। वो प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ लिया था कौन से प्रधानमंत्री क्या थे। इंद्र कुमार गुजराल तक 3 प्रधानमंत्री हमने एक ही लोकसभा में देखे, 11वीं लोकसभा में। और हमने स्पष्ट रूप से देखा कि वहां भी यही बात थी कि आम सहमति नहीं हो रही थी, सांसद वो के वही थे, पार्टियां वो की वही थी, केवल प्रधानमंत्री के पद पर सहमति नहीं बनी। इसीलिए एच.डी. देवेगौड़ा आई के गुजराल तक हमने प्रधानमंत्री बदलते हुए देखे, क्योंकि आम जनता ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा वे सांसद वे के भी थे। उन्हीं सांसदों ने प्रधानमंत्री पर आम सहमति नहीं जताई। जैसे अभी मोदी जी के कार्यकाल में देखें तो कुछ दल बीजेपी के एनडीए जो संगठन उससे मोदी जी के नाम पर सहमत नहीं थे, उन्होंने अपना अलग से हटा लिया। इसका एक उदाहरण हम और देख सकते हैं बिहार में। बिहार में पासवान साहब के जो पुत्र हैं रामविलास पासवान के, चिराग पासवान, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, एनडीए के नेता रहे हैं, सदस्य रहे हैं। और बिहार में अभी चुनाव हुए तो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो केंद्र में तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम बने हैं, एनडीए के चेहरे थे, इनके साथ जाने में चिराग पासवान को समस्या थी, इसलिए वो अलग हो गए यहाँ पर। तो गठबंधन की सरकारें हमेशा कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं, कभी भी किसी भी मुद्दे पर अलग हो सकती हैं, कहीं कोई पता लगता ही नहीं। इसमें दूसरा बिंदु देखें तो सामूहिक उत्तरदायित्व कैसा होता है? कमजोर होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कैसा होता है? कमजोर होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की यदि हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार में सैनिकों के क्या काट ले गए थे? सिर काट कर ले गए थे। और फिर बड़ा जन आक्रोश हुआ था कि पाकिस्तान पर आक्रमण होना चाहिए, पाकिस्तान को त्वरित जवाब मिलना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी। मैं मानता हूं युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। कोई भी देश छोटी सी घटना या बड़ी घटना पर भी बहुत रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों की जिंदगी और मौत का सवाल रहता है। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के कदम लिया होगा, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि मनमोहन सिंह जी की जो यूपीए गवर्नमेंट के जो सहयोगी थे, उनमें से कुछ सहयोगी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान पर हमला हो। ये ठीक वैसा ही था जैसे चीन के समय माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और एक और है, इसके 2 टुकड़े हुए बाद में। इसका जो दूसरा पार्ट था वो चीन के समर्थन में था। वामपंथी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने कहा था कम्युनिस्ट जो है चीन है वो सही है और उनका साथ देना चाहिए, जिन्हें हम लेफ्ट भी कहते हैं। अभी इनका जो एजेंडा था वो कहाँ था? पश्चिमी बंगाल में। ममता बनर्जी उन्हीं को हराकर बाद में आई हैं। तो माकपा, मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका एक धड़ा, एक हिस्सा चीन को सही मान रहा था 1962 के युद्ध में। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की जो सरकारें बनती हैं, गठबंधन की जो सरकारें बनती हैं, न्यूनतम साझा प्रोग्राम की जो सरकारें बनती हैं, उनमें आम सहमति बना पाना आसान नहीं होता। पहली बात तो बनती ही नहीं है, अगर बन भी जाए तो बहुत कमजोर होती है वो। कैसे? कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं। एक पूरी कॉलोनी को एक जगह, एक टेबल पे एक राय लाने में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होती है। इसी प्रकार सरकार में भी यही समस्याएं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कई बार ऐसी धार्मिक गतिविधियां हो जाती हैं, धार्मिक विचारधाराएं हो जाती हैं कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे यहाँ आएगी। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला देखें
इजराइल यहूदी समुदाय का देश है, फिलिस्तीन इस्लामिक समुदाय का देश है। नेतन्याहू जब भारत आए उससे पहले हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे यहाँ फिलीपींस से दोस्ती है और एक इस्लामिक कंट्री है। हमारे संबंध दोनों से ठीक थे, कहीं कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन केवल इस बात से डरते थे कि हमारे यहाँ के मुसलमान इजराइल के सपोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इजराइल इस्लाम का विरोधी है एक प्रकार से। जो भी मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल के क्या है, दुश्मन है। लेकिन मोदी जी ने इस ढर्रे को तोड़ा, इजराइल से दोस्ती की, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसीलिए ये निर्णय ले पाए। इसका एक उदाहरण हम और दे सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक देख लें आप, पीओके से 370 पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से 370 हटाना देख लें। बहुत सारे पूर्ण बहुमत की सरकार में संभव हो सकते हैं, गठबंधन की सरकार में नहीं। इसमें देखें कमजोर सरकार, ये उदाहरण तो मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया कि सरकार तुरंत एक्शन नहीं ले सकती है। कई बार आप देखते हैं जैसे अटल जी ने कारगिल का बड़ा फैसला लिया था, लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी दल उनका विरोध नहीं करता था। यहां तक कि कांग्रेस के लीडर भी अटल जी को मानते थे, अटल जी के समर्थन में थे। इसलिए उस समय तो ये घटनाएं हो गई, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारे समझौते हो ही नहीं पाए, क्योंकि आम सहमति बन ही नहीं पाई। तो कमजोर सरकार कौन सी होती है? गठबंधन की सरकार होती है। डामाडोल मामला इसमें रहता है। कुछ लोग सरकार की नीतियों के समर्थन में होते हैं, कुछ लोग सरकार की नीतियों के आलोचक रहते हैं, लेकिन होते सरकार में ही हैं। जैसे जनता दल में अगर वामपंथियों के नरसिंह राव को देखें, उस समय की घटना देख लें, मोरारजी देसाई के टाइम का देख लें, चौधरी चरण सिंह जी का देख लें, बहुत सारे दल बाहर से भी समर्थक होते हैं। ये बाहर से समर्थक वाला सिस्टम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरकार है, ये संसद है, और इसमें 272 लोग चाहिए किसी भी गठबंधन को। अब इस किसी के पास 250 लोग हैं। अब ये कहते हैं कि साहब हम आपको बाहर से समर्थन कर देंगे। ये शब्द याद रखना, बाहर से समर्थन करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी आपके यहाँ वोटिंग होगी, या सरकार के पास पूरा बहुमत है, कोई भी विपक्ष की पार्टी आपसे जानना चाहेगी तो हम वोटिंग करने पहुंच जाएंगे। हमारे जैसे 40 लोग हैं तो आपके साथ खड़े होंगे और आपके 272 के आंकड़े को शामिल कर देंगे। आपको कभी भी सरकार गिरने की नौबत नहीं आएगी। हम क्या खड़े हैं? आपके साथ खड़े हैं, लेकिन है कहां? बाहर, सरकार में शामिल नहीं है। ना तो हम मंत्री पद लेंगे, ना हम आपकी सरकार की नीतियों में शामिल होंगे, कुल मिला के सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिर बाहर का मतलब क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? यानी कि सारी चीजें हमें देनी है, हम आपकी आलोचना भी करेंगे, हम आपकी टांग भी खींचेंगे, हम आपके विरोधी भी हैं, लेकिन सरकार को नहीं गिरने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दामन पर दाग नहीं आएंगे, हम आपके ही दामन पे दाग लगाएंगे और सारा कंट्रोल भी हमारे पास ही होगा, क्योंकि सरकार इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना सरकार चल ही नहीं सकती। ये कहलाता है बाहर से समर्थन। अगर सरकार में मंत्री शामिल हो रहे हैं तो सरकार का हिस्सा हो गए। ये सरकार कोई भी गलत कदम उठाएगी तो इनको भी नाम उसमें शामिल देना पड़ेगा। लेकिन यदि मंत्री नहीं बन रहे हैं तो एक प्रकार से क्या हो गए? सरकार में बाहर से शामिल हो गए। जब भी सरकार में काउंटिंग होगी, अपने मंत्रियों की बात होगी, तो ये लोग सीधे इसमें शामिल हो जाते हैं और वोटिंग के समय सरकार को पूर्ण बहुमत की बात ये कर देते हैं। इसके बाद देखें पीएम की सीमित भूमिका। ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था। मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे क्या, है भी, अभी भी। आपको पता होगा रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की यदि हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, उदारीकरण का समय आपको याद होगा 91, उस समय जब पॉलिसी मेकिंग का काम आया तो इन्होंने ही
मोर्चा संभाला था और इतना जबरदस्त भारत को बैकअप दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रिजर्व बैंक को घाटे से निकालकर पटरी पर लाने वाले भी कौन थे? मनमोहन सिंह जी ही थे। बड़े बड़े देशों से इनके पास ऑफर थे, बड़े बड़े देशों के पॉलिसी मेकर, फाइनेंशियली पॉलिसी मेकर ये बन सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की बात सुनी। अब प्रॉब्लम क्या आई? यहां पर क्या थी? इनके पास गठबंधन की सरकार थी, यानी कि इनके मुंह पर क्या लगा दी गई? टेप लगा दी गई। क्यों? कैसे? कि यदि ये बोलते हैं तो सरकार ही गिर जाती, क्योंकि सहयोगी दल इनके साथ नहीं थे। गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबको साथ लेकर चलना है, सबको खुश रखना है, और सबको खुश रखना है तो काम नहीं होने वाले। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी कुछ जानते नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत जबरदस्त काम कर सकते थे, लेकिन कब करते? जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती और ये इंडिपेंडेंट होते। इन जैसे मोदी जी की सरकार आई उस प्रकार से अगर होता तो सारे काम ये बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन इनको ऑप्शन मिला ही नहीं। और फिर जो मिला उसमें ये भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गठबंधन का धर्म होता है कि सारे साथ नहीं आएंगे तो सरकार चलना संभव ही नहीं है। और यदि सरकार ही नहीं तो प्रधानमंत्री किस बात के, मंत्रिमंडल किस बात का? तो पहली प्राथमिकता तो इन्होंने सरकार बचाने की रखी, और सरकार बचे तो फिर गठबंधन का नियम है कि सबको खुश रखना जरूरी है, सबको खुश रखेंगे तो कार्य नहीं होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री की भूमिका कैसी हो जाती है? सीमित हो जाती है, क्योंकि गठबंधन में जो सहयोगी हैं वे हमेशा प्रेशर बनाते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इससे संबंधित एक सवाल आया था। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बड़ा अजीबोगरीब सवाल था, 2 नंबर का या 4 नंबर का ये सवाल आया हुआ है, आपको जरूर याद रखना है। मॉडल पेपर में कहीं सवाल नहीं है, क्वेश्चन बैंक में भी कहीं सवाल नहीं है, सीधा सिंपल लाइन अपनी किताब से इन्होंने बनाई और ऐसे कैसे आपके पेपर में छाप दिया। क्या है? गठबंधन क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट कीजिए गठबंधन की राजनीति में या वर्तमान राजनीति में। अपने को फोकस क्षेत्रीय दलों पर करना है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कैसे बढ़ा है। तो पहले तो ये क्षेत्रीय दल का देख लेते हैं, फिर गठबंधन पर प्रभाव कैसे पड़ा ये देख लेते हैं। क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं? जो क्षेत्र विशेष होते हैं। क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं? जो क्षेत्र विशेष होते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है? इनके प्रभाव में क्या आई है? बढ़ोतरी आई है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पहले जो आम दल होते थे या क्षेत्रीय दल होते थे, इनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता था और ये केवल राज्य की राजनीति में सक्रिय होते थे, स्थानीय शासन में सक्रिय होते थे, केंद्र में इनका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन जब से गठबंधन की राजनीति आई है, ये पॉलिसी मेकर, किंग मेकर हो गए हैं, सत्ता की चाबी इनके पास होने लग गई है। जैसे गठबंधन में सरकार के पास पूरा मामला नहीं बैठा या पूरे सांसद नहीं बैठे, तो फिर सहयोगियों के सामने झुकना पड़ेगा, इनकी शर्तें मांगनी होगी, इनको मंत्रिमंडल देना होगा, बहुत सारी शर्तें इनको एक्सेप्ट करानी पड़ेंगी, या ये जो शर्तें रखेंगे सरकार को माननी पड़ेगी। इसीलिए इनका प्रभाव क्या हुआ है? ज्यादा बढ़ा है, एक बात। दूसरी क्या हुआ? क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र विशेष की राजनीति भी करते हैं। इन जैसे आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली विशेष में, और इतनी जबरदस्त पकड़ उन्होंने बनाई है, आगे कहीं अगर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हुए। क्षेत्र विशेष के कारण भी इनका प्रभाव क्या बढ़ा है? ज्यादा बढ़ा है। जैसे साउथ इंडिया में देखें, AIADMK हैं, साउथ इंडिया के अलावा कहीं वो आगे बढ़े ही नहीं। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में PDP है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हिस्सेदार है, लेकिन अपने क्षेत्र के भी बड़े किंग मेकर हैं। इनके क्षेत्र में इनके अलावा कोई वहां कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक तो प्रधानमंत्री वाले मामले में, केंद्र वाले मामले में ये किंग मेकर हो गए, इनके बिना गठबंधन में सरकार नहीं बन सकती। दूसरा, क्षेत्र विशेष के भी ये बड़े किंग मेकर हो गए, तो इनको साथ लेना बहुत जरूरी हो गया। ये तो क्षेत्रीय दलों का वर्तमान की राजनीति में और गठबंधन की राजनीति में क्या हो गया? प्रभाव। अब देखते हैं गठबंधन के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इसलिए भी ज्यादा है
क्योंकि दल तो हो गए ज्यादा, दल क्या हो गए ज्यादा, सीटें उतनी की उतनी ही है और इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यदि सीटें क्या होती कम तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें देखें क्षेत्रीय दलों का अगर प्रभाव कैसे बढ़ा है, तो दल तो क्या हो गए ज्यादा और सीटें उतनी की उतनी ही हैं। जैसे 543 सीटों पे चुनाव होने हैं, अगर संख्या ये कम हो, जैसे 4 ही दल हो तो सीटें मिलेंगी ज्यादा, लेकिन चुनाव लड़ कितने रहे हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ लेते हैं। चुनाव लड़ने पे तो कोई आपत्ति है ही नहीं, बस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राष्ट्रीय दल कब बनेगा, जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा तब। चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी भारतीय नागरिक जो निर्वाचन आयोग की शर्तें पूरी करता है चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ क्या हुआ, दलों की संख्या में क्या हुई है बढ़ोतरी। दलों की संख्या में अगर बढ़ोतरी होगी, हम जानते हैं किसी भी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, कम आएगा। तो सीटें क्या आएंगी कम। अब सीटें कम आएंगी तो गठबंधन बनाना पड़ेगा, ऑप्शन बचा ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और क्षेत्रीय दल केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं। बसपा है, सपा है, पहले बहुत छोटे राजनीति में आए थे, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, राजस्थान की जमींदारा पार्टी अभी वो तो नहीं जीत पा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ पर त्रिशंकु जो मामले हैं, कर्नाटक की हैं, येदियुरप्पा बीजेपी में ही है, बाकी वहां की लिंगायत समुदाय की पार्टियां हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना है, ये अकाली दल है पंजाब से, ये सारी पार्टियां क्षेत्रीय दल के आधार पर ही गठबंधन में आ रही हैं और केंद्र में अपना प्रभाव जमा रही हैं। तो गठबंधन के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कैसा है, बहुत ज्यादा सकारात्मक है। हर जगह से कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी है। प्रेशर मिल रहा है, क्षेत्रीय दल ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति कर रहे हैं, यानी कि वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए ज्यादा फोकस सरकार से कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना है तो वो पूरे देश के बारे में नहीं सोचेगी, अपने बारे में ही सोचेगी। अकाली दल पंजाब से है तो वो केवल पंजाब के बारे में बात करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बारे में बात करेगी, लेकिन उन सरकार, केंद्र सरकार किसके लिए है, पूरे देश के लिए है। लेकिन ये क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र की राजनीति करने पे ज्यादा जोर देते हैं।